जी नमस्कार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में जो इवनिंग मॉर्निंग टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें आज हम मॉर्निंग शिफ्ट है और 14 मई 2026 यानी आज सुबह का ही है। और ये वीडियो सोल्यूशन देखने से पहले शायद ये उम्मीद आपसे है कि आपने इन 10 क्वेश्चन को एक बार जरूर किया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आगे अपना थोड़ा सा नेचर है उसको चेंज करो। पहले आप उन क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करो, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखो, तो आपकी तैयारी है वो बेहतर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का परिसर आपको पूछा है। तो सबसे पहले जो फंक्शन आपको दे रखा है उसे आप एक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस जो फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसे आप पूर्ण वर्ग में चेंज किए। मान लो ए स्क्वायर है माइनस का 2 इंटू में ए की वैल्यू x है, तो इसके फैक्टर कर दो, उसमें से 2 और x हटा दो तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये b है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 4 होना चाहिए। और अगर 5 को हम अलग अलग करेंगे तो 4 अलग हो जाएगा और 1 अलग हो जाएगा। इसका ये वाला जो पोर्शन है वो बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो 4 है उसका मतलब 2 का स्क्वायर ही है और प्लस 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अब हम जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब इसका जो मान है वो 0 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, प्लस 1। तो रिजल्ट क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 या 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो फंक्शन का मान ही आउटपुट है, रेंज है, तो इसकी जो रेंज है वो रेंज आ जाएगी 1 शामिल है। और जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू भी इंफिनिटी तक बढ़ती ही जाएगी। ये ओपन है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है सेकंड ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, इसे कैसे हल करना है। तो सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। आप सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और उस समकोण त्रिभुज में हाँ जी, अगर इसको हम ए नाम दे दें, एंगल ए के नाम से, तो जो कोस होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वैल्यू 4 ला सकते हैं। अगर ये कोस के टर्म में है, ये सारा का सारा 10 में है, तो इसे भी 10 में चेंज कर लेंगे। कैसे? 10 10 का मतलब क्या है, आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 4/3, 10 इनवर्स 4/3। अब इसको हल करें। आपके पास है अब 10, कोस को हमने 10 में चेंज कर लिया, समकोण त्रिभुज बनाया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, बाकी सेम का सेम। अच्छा, अब इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, ए। हम 10 इनवर्स 4/3 है, इसको ए मान लेते हैं, तो ये इनवर्स इधर आएगा तो 10 ए की जो वैल्यू है वो 4/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4/3। ऐसे ही 10 इनवर्स 1/4 है, इसको हम क्या मान लें, एंगल बी मान लें, तो यहां से 10 बी की जो मान है वो हो जाएगा 1/4।
क्योंकि हमें इसका मान निकालना, तो यहाँ ए और बी रख के ही इसको हल कर लेंगे। तो 10 ए प्लस बी का ही मान निकालना है, और 10 ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 ए प्लस 10 बी डिवाइड में 1 माइनस 10 ए इंटू में 10 बी। बस आगे करना क्या है, केवल कैलकुलेशन बची है, आपका आंसर आ जाएगा। 10 ए का और 10 बी का मान है, यहाँ पे पुट कर दो। तो 10 ए का मान है 4/3 प्लस में 1/4 डिवाइड में 1 माइनस 4/3 गुणा 1/4। इसको जब हल करेंगे, तो आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा। आज 4 चौक 16, 16 प्लस 3 19 बटा में 4 3 12। अच्छा, इसके डिवाइड में क्या आएगा, 4 3 12, 4 से 4 काट देते हैं, तो 1 में से 1/3 कम करेंगे तो 2/3 बचेगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, 3 गुणा 4 और फिर उल्टा हो गया गुणा होगा, तो ये बनेगा 19 बटा में 4 गुणा 2 कितना 8। तो 19 बटा जो 8 है वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 19/8। तो पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है और सिंपल है। एग्जाम में डिग्री के और ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑर्डर है और डिग्री। तो यहाँ आपको डिग्री पूछी गई है, तो हमेशा ध्यान क्या रखना है, डिग्री के लिए आपको क्या देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे जो अवकलन एक बार है, यहाँ पे अवकलन कितना है, 2 बार है। तो सबसे ज्यादा अवकलन है, डेरिवेटिव कहाँ है, सबसे पहले वहां जाना, वहीं से ऑर्डर आता है और वहीं से डिग्री आती है। तो वहीं से ऑर्डर आता है और वहीं से क्या आती है, डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, तो इसका जो ऑर्डर है ये 2 बार इसका अवकलन हुआ है, और फिर इसी की पावर होती है ना, इसी की पावर, उसे हम कहते हैं डिग्री। इसी की जो पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि ये वाला जो समीकरण है ये एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, एक बहुपद होना चाहिए, तभी इसकी डिग्री है वो एग्जिस्ट करती है, वरना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 1। अगर ऑर्डर पूछा होता, वापस हमेशा यहाँ पर आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है वो देखना है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा है वो अवकलन यहाँ पे है 2 बार, और उसी की जो पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं, और सबसे ज्यादा जहां डेरिवेटिव है वो वहां ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है, और ध्यान रखना इस पेपर में 70% क्वेश्चन है वो PYQs है। इसका मतलब ये सेम पैटर्न का एग्जाम का, सेम सिलेबस के पैटर्न का, या फिर मेन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का ही लेवल है। तो सीरियस लेना एग्जाम को, इन टेस्ट सीरीज को सीरियस लेना भाई। 2 पासे हैं उनको फेंका जाता है, तो फलक पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योगफल न तो 5 हो, क्या कह रहा है, न तो 5 हो और ना ही 7 हो, उसके लिए क्या प्रायिकता है। तो 5 और 7 योगफल होने की प्रायिकता निकाल लो, फिर हम करेंगे आगे कैलकुलेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, जो टोटल आउटकम है वो कितने हो सकते हैं। तो 2 पासे हैं, तो टोटल आउटकम है 2 पासे हैं, तो 6 गुणा 6, तो टोटल आउटकम होंगे आपके 36। अब आपको ये कह रहा है
कि न तो 5 योगफल होना चाहिए दोनों पे, न दोनों का योगफल 7 होना चाहिए। तो पहले 5 योगफल कब कब होगा वो चीज देख लेते हैं। तो योग 5 कब बनेगा? जब पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए 4, पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 3 भी पॉसिबल है, पहले पे 3 आ जाए तो दूसरे पे 2 आएगा और पहले पे वापस 4 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाएगा और 5 अकेले पे आएगा तो दूसरे पे 0 पॉसिबल नहीं है। तो योगफल 5 होने की अपने पास में कितनी संभावनाएं हैं? 4। और योगफल 7, दूसरा क्या है? योगफल 7। तो 7 होने के लिए कितने चांस है? यदि पहले पे 1 है तो दूसरे पे 6 पॉसिबल है, ठीक है। पहले पे 2 है तो दूसरे पे 5 पॉसिबल है, पहले पे 3 है तो दूसरे पे 3 और 4 7 और दूसरे पे पहले पे वापस हम 4 लेंगे तो दूसरे पे 3 हो जाएगा, 5 लेंगे तो दूसरे पे 2 हो जाएगा और 6 लेंगे तो दूसरे पे 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर योगफल 7, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6, तो टोटल 5 और 7 के योगफल के देखेंगे तो 10 चांस ऐसे होंगे जहां योगफल या तो 5 बन जाएगा या फिर 7 बन जाएगा। तो इसकी संभावना या प्रायिकता क्या है? यानी कि योगफल 5 या 7 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 5 या योगफल 7 आने की प्रायिकता हो जाएगी फेवरेबल बट्टे में क्या आ जाएगा? टोटल। तो 2 गुणा 5 10, 18 गुणा 2 36। लेकिन आपको तो क्या पूछा है? नहीं होने की। तो हमेशा याद रखना इनके लिए नोट पूछा है, तो 5 या 7 ये पूछा है। इनका योगफल ये नहीं हो तो आप क्या करते हो? एक में से होने वाले की जो क्या है प्रायिकता वो माइनस कर देते हैं। 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 माइनस 5 13। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 13/18। 13 बटे में ठीक था क्वेश्चन प्रायिकता का। सेम एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, सेम इसी पैटर्न पे, सेम इसी लेवल के। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखना, सामतत्य कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है कि एक फलन दे रखा है जिसकी 2 डेफिनेशन दे रखी है। x बराबर π/2 पर ये सतत है तो k का मान बताओ। ये कह रहा है ये पहले से क्या है? सतत है। इसका मतलब फंक्शन फलन का सीमा का मान, लिमिट वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर है। लिमिट वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या है? अगर सतत बता रखा है तो लिमिट वैल्यू x किसको अप्रोच कर रहा है? यहाँ π/2 को। तो लिमिट वैल्यू और डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू वो क्या है? बराबर है। वो क्या है? बराबर है। और हम जानते हैं यहाँ पर अगर लिमिट पे हम चेक करते हैं तो या तो लेफ्ट से या फिर राइट से। इसका मतलब वहां पर हम x का मान है वो π/2 नहीं, क्या x का मान π/2 को अप्रोच करेगा, π/2 नहीं है, इसका मतलब π/2 नहीं है तो ऊपर वाला फंक्शन काम आएगा लिमिट के लिए। और डायरेक्ट फंक्शन के बराबर लेना ही है तो ये वाला जाएगा। तो डायरेक्ट के लिए तो फंक्शन का मान हो जाएगा 3 और अप्रोच कर रहे हैं π/2 को तो फंक्शन हो जाएगा ऊपर वाला, फंक्शन हो जाएगा ऊपर वाला। तो रखते हैं k cos थीटा k cos x π-2x k cos x π-2x, ठीक है ना। और डायरेक्ट फंक्शन के लिए तो आपका 3 ही दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? 3, तो यहाँ तो 3 आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू π/2 पे डायरेक्ट 3 है। हाँ जी, आप ध्यान देना अगर यहाँ पे x है वो π/2 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब हमें π/2 ही लेना है। अगर यहाँ हम डायरेक्ट
यहाँ हम डायरेक्ट cos π/2 लेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, और यहाँ पाई माइनस 2 इंटू में π/2 लेंगे तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर π/2 पे आपका 0/0, 0/0 का क्या आएगा, फॉर्मेट आएगा, रूप आएगा, जिससे हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी आपका 0/0 या ∞/∞ का रूप आ जाए तो वहां आपको x की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करनी है, फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले यूज करने हैं। मैंने आपको पीछे वाली क्लासों में एक एल हॉस्पिटल लिमिट पर एक एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है, ध्यान देना। हम इसका अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान ये रखना, आप u बटा v समझ के मत करना, u बटा v भागफल रूल मत लगा देना यहाँ पे अवकलन का। आपका अवकलन है वो ऊपर वाले का अलग से होगा और नीचे वाले का अलग से होगा, इसे ही एल हॉस्पिटल कहते हैं। तो अब इसको समझ लो भाई। लिमिट π/2, हाँ जी, cos x का जो अवकलन होता है, cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन x। क्या होता है, माइनस का साइन x। तो माइनस का साइन x है, k कांस्टेंट है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k साइन x। फिर पाई कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, बटे वाले का करेंगे तो पाई का 0 हो जाएगा, और x के सापेक्ष ही कर रहे हैं तो 2x का 2 हो जाएगा, और माइनस है वो बाहर रह जाएगा, 2x का 2 और माइनस वो बाहर रह जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सॉरी 2x का 2 ही हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, बराबर में आपको 3 लेना ही है। अब हम x की जगह π/2 रखेंगे, x की जगह जैसे ही π/2 रख देंगे तो लिमिट हट जाएगा, और आपके सामने ये वाला यहाँ गुणा में k है, बराबर में 3 है। साइन 90 का मान जो होता है वो होता है 1, साइन 90 का मान होता है वो होता है 1। तो k की वैल्यू क्रॉस गुणा करोगे तो 3 गुणा 2 6 बन के आएगी, 3 गुणा 2 कितनी बन के आएगी 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सभी अच्छे लेवल के हैं क्योंकि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू मिक्स है इसमें। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, कैसे इसको हल करना है। आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा है, हाँ जी, कोणांक पूछा है, आर्गुमेंट पूछा है। आपको एक बार तो कोणांक का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, क्या है, मान लीजिए कोई मानक समिश्र संख्या x प्लस आयोटा y के रूप में है, तो इसका अगर कोणांक हमें बताना है, यानी कि अल्फा हमें बताना है, तो एक फॉर्मूला है tan इनवर्स, यहाँ पे y बटा में क्या लेना होता है x, x है इसका वास्तविक मान है, y इसका काल्पनिक मान होता है आयटा के साथ में जो होता है। इस प्रकार ये होता है पूर्णांक का फॉर्मूला। इसका मतलब आपके पास केवल समिश्र संख्या होनी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। और फिर खेल होता है क्वाड्रेंट का, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको जो समिश्र संख्या दे रखी है वो आपकी मानक रूप में नहीं है, तो यहाँ पर 1 माइनस आयोटा बटे में 1 प्लस आयोटा है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका परमीकरण कर दो, तो 1 प्लस है तो 1 माइनस आयोटा का ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणा जब हम करेंगे तो आपके सामने ऊपर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में आयोटा, डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है -1।
क्या होता है माइनस का 1, तो ये रख दी। अब -1 + 1 ये तो 0 हो गई, ऊपर बचा है माइनस का 2 आयोटा, डिवाइड में है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना 2, और 2 2 को कैंसिल कर देगा, तो आपके सामने जो संख्या बनी है वो केवल आयोटा, माइनस आयोटा बनी है। क्या बनी है? माइनस का आयोटा। अगर इसको मैं मानक रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? इसका मतलब केवल आयोटा है तो आपका वास्तविक मान है वो 0 है, और काल्पनिक मान है आयोटा के गुणा में क्या है -1 है। क्या है? माइनस का 1 है, इंटू में क्या है आयोटा। कैसे मिली? अब हमें क्या निकालना है? कोणांक निकालना है, तो टेन इनवर्स y की वैल्यू है, यहाँ पे मोड का चिन्ह होता है, y की वैल्यू है माइनस और x की वैल्यू है 0, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा का मान है वो 90 डिग्री है, लेकिन ध्यान ये रखना जल्दी में गलत ना हो जाए। वैसे तो यहाँ पर π/2 का एक ऑप्शन ही है केवल माइनस में है, सपोज π/2 प्लस में होता तो गलत हो सकता था। कारण क्या है? यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि x और y है उसके साइन कैसे हैं, तो वो क्वाड्रेंट की बात करता है। वैसे तो यहाँ x का मान 0 है, y का मान -1 है, तो ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो ध्यान रखना जब भी बात आ जाए कि जो एंगल है वो प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा ही रखना है, फिर इसमें इसका साइन चेंज कर देना है। इसमें हमेशा पाई माइनस अल्फा रखना है, और फिर इसका साइन चेंज कर दो, तो जो प्लस का वो माइनस कर दो, जो माइनस है उसको क्या कर दो प्लस, बस। अब हमें क्या वहां पे, क्योंकि x का मान 0 और y का मान नेगेटिव है, तो बात आ रही है इस पे, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही लेके चलेंगे। तो यहाँ वैसे भी एंगल देखें तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, इसलिए वो नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो है तो ये π/2, क्योंकि पॉइंट कहां पर है 0 और -1, माइनस वाई एक्स पे है, तो यहाँ पे है तो 90 डिग्री का ही कोण, लेकिन कैसा है? ऋणात्मक डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा है वो -π/2 होगा। क्या होगा? माइनस का π/2 होगा। यहाँ क्योंकि मोड है, यहाँ केवल पॉजिटिव लेके चलते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते हैं एक्स और वाई कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा माइनस का π/2 हो जाएगा। ठीक है ना? पूरा बेसिक समझा दिया कोणांक निकालने का। हाँ जी, ये आपका वेक्टर सदिश हाँ जी, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक बता रखा है क्या, षटभुज, और वो भी नियमित, यानी कि सभी भुजाएं बराबर है। षटभुज है वो भी नियमित है, इसका मतलब क्या है? सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। एक बार यहाँ इसको मैं आगे बना लेता हूँ, और ये इसका ठीक है ना? अब ये भुजाएं हैं बराबर ही माननी है। पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ध्यान देना क्वेश्चन पे, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे चलेंगे। सभी में आप देखोगे ए बी, ए सी, ए डी, ए ई और ए एफ। ए से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है? ए से। इसका मतलब यहां मैं इस ए पॉइंट से इसके अपोजिट वाले हैं, तो ये तो पास का वर्टेक्स, इसके अपोजिट के वर्टेक्स से उनको बुला दूंगा यहाँ पे, उनको मैं मिला दूंगा यहाँ पे, ए को मिला दूंगा यहाँ पे, और ए को मिला दूंगा। ठीक है ना? ए पॉइंट को सभी सीट से मिला दो। ए बी से तो डायरेक्ट मिला हुआ ही है, सी से मिला दिया, डी से मिला दिया, ई से मिला दिया, एफ से डायरेक्ट मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से किया है। हम बी से भी स्टार्ट कर सकते थे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा है। ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, यही तो पूछा है। ठीक है ना? ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है ना? अब यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में पूछा क्या है। ए बी,
AC AD। अब यहाँ पे केवल त्रिभुज का नियम लगाना है, AE और AF हो गए सर। पांच पॉइंट से मिलेंगे तो ये 5। अब यहाँ पे देखो षटभुज का एक नियम होता है, सम षटभुज का। जो रेगुलर होते हैं उसमें क्या है कि भुजाएं बराबर होती हैं, और आमने, क्योंकि 6 भुजाओं का तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है, और समांतर भुजाओं के वेक्टर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दिशा में भी और वैल्यू में भी। तो इस प्रकार ए बी है वो ईडी के, एडी सॉरी डीई के, ए बी है वो ईडी के, और यहां पर सी डी है वो ए एफ के, सी डी है वो ए एफ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, कि एक षटभुज में जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो बराबर और समांतर होती है, इसलिए उनके डायरेक्शन वेक्टर है वो, और वैल्यू, वो सब भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर सी डी और ए एफ बराबर है, या ए एफ बराबर क्या है, सी डी, एंड क्योंकि त्रिभुज के हिसाब से चल रहे हैं, फिर है ई डी, ये ए बी के बराबर है, ई डी है वो ए बी के बराबर है, कौन, ई डी, कौन है, ई डी, ठीक है। अब अब हम त्रिभुज का नियम लगाते हैं। ये तो षटभुज के नियम के हिसाब से है कि विपरीत भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड है, मान वो बराबर होता है। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज, तो इन ट्रायंगल ACD एंड इन ट्रायंगल AED, तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बराबर होगा, मैग्नीट्यूड है किन्हीं भी दो त्रिभुज का, तो त्रिभुज का नियम है AC प्लस CD करूंगा मैं, AC प्लस CD करूंगा तो बराबर लिख सकता हूं AD के, और इधर मैं AE प्लस AD करूंगा तो बराबर लिख सकता हूं AD के, AE प्लस AD करूंगा तो बराबर लिख सकता हूं AD। अब इन दोनों की मदद से इसको सॉल्व करना है और इसकी भी मदद लेनी है, तो आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा, देखना। यहाँ पर AC और CD है, तो सबसे पहले तो देखो CD ही AF है, CD ही क्या है, AF है, इसका मतलब ये जो AF है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CD, और AB ही ED है, यानी कि AB को मैं ED लिख सकता हूँ, AB को क्या लिख सकता हूँ मैं, ED, क्या लिख सकता हूँ, ED, ठीक है ना। इसका मतलब अब इसको देखो AC के साथ CD, तो इसको अरेंज कर लो, इसको क्या कर लो, अरेंज कर लो, इसको अरेंज कर देते हैं वैसे, AC के साथ CD ले लो, तो ये रहा AC, और इसके साथ में क्या ले लें, CD ले लो, चाहे एक बात एक ही है, तो AC के साथ CD ले लो, AC के साथ CD ले लो, प्लस AE के साथ, AE के साथ में ED ले लो, AE के साथ में ED का मतलब AB ही है, तो AE के साथ में ED ले लो, AE के साथ में ED ले लो, कुल मिला के ये लिखने थे, इन दोनों की राइट साइड लेफ्ट साइड जोड़ देनी थी, और फिर बचा हुआ यहाँ पे एक ही है वो AD है, बचा हुआ वो आपका क्या, केवल AD है। अब इसकी मदद से इसको AD लिख सकते हैं, और इसकी मदद से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, AD, और ये पहले से ही है, तो यहाँ पर टी AD, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस त्रिभुज के नियम थे, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ जी, ये क्वेश्चन है 3D का है। यहाँ पर एक रेखा पर बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पूछी है, तो इसको करने के कई मेथड है, इसको करने के कई मेथड हैं।
आप यहां पर कौन सा मेथड, कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो के हिसाब से कर सकते हो, या फिर आप उसको फॉर्मूले होते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से भी हो सकते हैं। लेकिन एक तरीका बताता हूं जहां से इसके 2-3 क्वेश्चन और बने, उनका आंसर भी आपका आ जाए। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो एक पॉइंट है, वो है 1 2 3। क्या है? 1 2 3 एक पॉइंट है 1 2 3, और इस पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। लाइन है x माइनस 6, x माइनस 7 डिवाइड में 2, y माइनस 7 डिवाइड में 2, अपने मानक रूप में ही है, और z माइनस 7 माइनस में 2, z माइनस 7 डिवाइड में माइनस का 2, तो अपने मानक रूप में ही है। x y z के कोएफिशिएंट 1 है, बाकी डिवाइड में a b c है। कॉलम की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर अगर आपको इस पॉइंट के निर्देशांक पता चल जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दो पॉइंटों के निर्देशांक हो तो उनके बीच की दूरी निकालनी हो, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट में x का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस z के डिफरेंस का स्क्वायर है। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट निकालने का भी तो क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए कोऑर्डिनेट निकालने का ही एक तरीका यहाँ पे लगाते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अच्छा, इस लाइन पर भी, इस लाइन पर कहीं पर भी किसी बिंदु की हम बात करें, सामान्य बिंदु जिसको हम जनरल पॉइंट बोले, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे इस लाइन की मदद से, वो मैं आपको समझाता हूं। इसको हम मान लेते हैं के मान लो, लेमडा मान लो, के मान लेते हैं, ठीक है ना। इनको हम के बराबर मान लेंगे तो यहां से एक्स वाई और जेड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एक्स वाई और जेड। तो 3 गुणा के, 3 के माइनस का चाहे उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। अगर ये के बराबर है तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 के, माइनस का 7 उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। और वहां पर -2, वहां पर माइनस -2 के है, और माइनस का 7 उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। इस प्रकार यहां पर आप x y और z इस लाइन पे किसी भी बिंदु के निर्देशांक हो सकते हैं। k का मान यहाँ पे क्या होगा वो डिपेंड करता है, वो पॉइंट फिक्स हो जाएगा। हमें पॉइंट यहाँ फिक्स करना है, यानी कि इसको परपेंडिकुलर, यानी कि लंब की लंबाई बतानी है, तो ये परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट के निर्देशांक निकालने हमें, तो ठीक है ना। परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है वो लगा देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा अपना। सबसे पहले तो एक्स वाई जेड है, वो किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना कि ये पॉइंट कहाँ यहां फिक्स करना है, तो क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है। अगर इसके डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाए, क्या आ जाए? डायरेक्शन और रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाए, तो उनका a1 गुणा a2 प्लस b1 गुणा b2 प्लस c1 गुणा c2 बराबर 0, ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। इसके तो डायरेक्शन रेशियो आपके पास है ही, वो क्या है? 3 2 और -2 है। इसके निकालने हैं। क्या? इसके निकालने हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियो अगर आपको निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? जो x है, जो y है, जो z है, इन दोनों पॉइंटों के, मान लेते हैं ये पॉइंट यहीं पे, इन दोनों पॉइंटों के x y और z का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है यहाँ पर? कॉमन। तो हमें क्या करना है? अब डायरेक्शन और रेशियो निकालने हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियो आपके पास 3 + 2 -2 है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो आपके होंगे इन दोनों पॉइंट के x का, y का और z का डिफरेंस। इसका मतलब यहां से इस लाइन के ABC निकालेंगे, वो हो जाएंगे
3k plus 6 minus 1, 2k plus 7 minus 2 और minus 2k plus 7 minus 3, तो -1 5, -2 5, -3 4। तो ये ABC क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 2 -2। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो के ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से गुणा करके जोड़ेंगे तो बराबर 0 आएगा। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं, वो क्या है समझना। यहाँ से आपके दो तरह के सवाल बन जाते हैं। अगर इस पॉइंट के निर्देशांक आपसे पूछे जाए तो भी आपका आंसर बन जाएगा। बाकी 2-3 मेथड है, सभी का मेथड है वो लेंथी ही है, सभी में सेम सा ही टाइम लगता है। चलो तो इसके एबीसी और इसके एबीसी है 3 2 -2 गुणा कर दो, तो 3k प्लस 5 इंटू में 3 प्लस 2k प्लस 5 इंटू में प्लस 2 और प्लस -2k प्लस 4 इंटू में -2 इंटू में -2 बराबर क्या लेना है 0। तो 3 इंटू 3 कितना 9k 15, 2 गुणा 2 4, 10, हाँ जी, माइनस गुणा माइनस प्लस का 4k और माइनस का 8 बराबर में कितना 0। तो 4 प्लस 4 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 की 15 प्लस 10 25, 25 माइनस 8 प्लस का 17 बराबर में 0। तो k का मान -1 आ जाएगा। अगर k का मान -1 है तो आपके पास में एक्स वाई जेड, क्योंकि हमने कंडीशन परपेंडिकुलर की लगाई है तो ये k का मान है वो इस पॉइंट के लिए आया है। इसके लिए आया है इस पॉइंट के लिए, क्योंकि अलग अलग पॉइंट के लिए k के अलग अलग मान होंगे। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लिए तो k का मान इस पॉइंट के लिए आया है। इसका मतलब यहाँ k की वैल्यू -1 रखते ही ये निर्देशांक इस पॉइंट के बन जाएंगे। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है, k का मान -1 है तो -3 प्लस 6 है तो +3, -2 प्लस 7 है तो +5 और -1 है तो +2 हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 11। आपसे अगर इस पॉइंट के निर्देशांक पूछे जाते तो ये आंसर आ गया, लेकिन आपसे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा √ x का डिफरेंस यानी कि 3 - 1 2 का स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर, 11 - 3 कितना 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना 74 77। गलत हो गया, कहाँ कोई मिस्टेक। 7 + 2 9, सॉरी ये 9 होगा यहाँ, 7 + 2 क्या होगा 9। अगर ये 9 होगा तो यहाँ से ये वैल्यू भी है वो अलग अलग हो जाएगी। तो 9 का स्क्वायर कितना, सॉरी 9 - 3 6, 6 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 36 9 45 और 4 49, 49 है, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 7। क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन यहाँ दो बातें मैंने सिखा दी आपको। क्या, अगर आपको ये पॉइंट दे रखा है, ये लाइन दे रखी है, तो जहां ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे जा सकते हैं, तो वो हो जाएंगे 3 5 और 9। और ये वाली डिस्टेंस पूछी है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना आ जाएगा। इसके और भी मेथड है लेकिन सभी में टाइम लगभग इतना ही लगता है, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट से या क्रॉस प्रोडक्ट से। 9 का क्वेश्चन
ये भी आपका 3D का है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक बिंदु, एक नहीं दो बिंदु दे रखी है, और कहा है उन दोनों बिंदुओं को मिलाएं, तो एक लाइन बने, और वो YZ समतल को जब मिले तो किस बिंदु पे मिलेगी, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जब YZ समतल को क्रॉस करेगी तो किस पॉइंट पे क्रॉस करेगी, उस पॉइंट के निर्देशांक आपको पूछे हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहां पर इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का समीकरण बना लो। जब भी आपको दो पॉइंट दे रखे हो तो समीकरण बनाने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की मदद से कैसे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड में x2 माइनस x1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा बराबर, ये बन गया दो बिंदुओं को या फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन का समीकरण। ठीक है ना। अब ये लाइन है जब YZ समतल को इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट के निर्देशांक बताने। तो सबसे पहले तो इस लाइन के लिए किसी भी पॉइंट के निर्देशांक क्या हो सकते हैं, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट यानी जनरल पॉइंट के निर्देशांक, अभी मैंने बताया था आपको कि इसे हम किसी भी लेमडा या के क्या मान लें, इसको अगर k के बराबर इसको मान लें तो यहां से x y और z जो आएंगे, x y जो z आएंगे, ध्यान देना क्या आएंगे, जो x आएगा, जो y आएगा, जो z आएगा, वो जनरल पॉइंट हो जाएगा x y और z, x y और z। अगर ये नंबर k के बराबर है तो 2k से गुणा होगा, माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1, ऐसे ही y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3k प्लस 2 और प्लस 3k माइनस 1। एक्स वाई जेड है, ये जो एक्स वाई जेड है वो इस लाइन पर किसी भी जनरल पॉइंट के निर्देशांक होते हैं। ठीक है ना। अब हमें वो पॉइंट फिक्स करना है किस पे, वो हमें फिक्स करना है वाई जेड समतल पे। अगर वह पॉइंट, अगर ये लाइन इस समतल से इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट के निर्देशांक भी k के रूप में ऐसे ही दिखेंगे। इसका मतलब है YZ पे ध्यान देना, YZ पे जो x निर्देशांक है वो क्या जीरो होगा क्या, अरे YZ पे x का मान क्या होगा, जीरो होगा क्या। इसका मतलब ये पॉइंट यदि YZ समतल पे है तो वहां x है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। यदि x जीरो के बराबर है तो मेरे पास k की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। अगर k का मान आ चुका है तो XYZ भी तो आ जाएगा, k का मान आ चुका है तो XYZ भी आ जाएगा। कैसे, k का मान -1/2, तो 2 गुणा -1/2 -1 + 1 0, ये तो x का मान तो वैसे जीरो आना था। -3 गुणा 1/2, -3 गुणा 1/2 तो +3/2 +2 बराबर में 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7/2। z की वैल्यू निकालें तो 3 गुणा माइनस तो -3/2 -1 बराबर में माइनस का 5/2, तो 0 7/2 -5/2। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा क्या, 0। खास बात ये आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। ऐसे ही क्वेश्चन जुलाई वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है। टाइम भले ही लगा होगा लेकिन बेसिक से यहाँ पे समझाया जा रहा है। एक वक्र पे एक बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, उस बिंदु पर अधोलंब की लंबाई पूछी है। अधोलंब की लंबाई का केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, अधोलंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है,
लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, y इंटू में dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx क्या है, स्लोप। अच्छा, तो इस वक्र की किसी पॉइंट xy पे स्लोप निकाल लेंगे और y का मान आपके पास 8 है ही। सबसे पहला काम क्या करते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं। तो वक्र क्या दे रखा आपको, वक्र दे रखा आपको y स्क्वायर, वक्र क्या दे रखा आपको y स्क्वायर बराबर में एक्स क्यूब, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर का 2y और y का क्या हो जाएगा dy बटा dx, x के रेस्पेक्ट में इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। इस प्रकार आपके पास dy अपॉन dx है वो हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड में 2y। ये स्लोप आ गई, इस स्लोप की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। और यहाँ पे खास बात क्या है, इसका जो भी रिजल्ट है वो पॉजिटिव लेना है क्योंकि लंबाई है ना। अच्छा, अब आज यहाँ पर इसकी स्लोप है, क्योंकि इस पॉइंट के लिए बतानी है, x और y की वैल्यू 4 और 8 है, x की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 8, 8 दूनी 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा 3। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, वो क्या है, वो आंसर है y की वैल्यू कितनी है 8 गुणा में dy अपॉन dx कितना है 3, और पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव लेना था 24। इस प्रकार पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो इवनिंग मॉर्निंग में जो क्वेश्चन 10-10 आ रहे हैं उनको सोल्व करो, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।